देश के इकलौते लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम मेहमानों का, अपने तमाम दर्शकों का और पब्लिक के मंच में जुड़ने वाले अपने तमाम साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। हम आपको 3 टॉपिक्स देते हैं जिनमें से एक टॉपिक आप वोट के जरिए सुनते हैं जिस पर हम बहस करते हैं। आज आपने जिस टॉपिक को चुना है वो है खूंखार तालिबान की मदद से पाकिस्तान के नापाक मंसूबे क्या। इसे 70% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आप जानते हैं तालिबान जल्द ही अफगानिस्तान में सरकार बना सकता है। पूरी दुनिया में इस पर उहापोह चल रहा है कि तालिबान को समर्थन दिया जाए या फिर नहीं दिया जाए। इसी बात को लेकर मंथन चल रहा है। भारत ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। भारत का जोर इस बात पर है कि वहां से भारतीयों को वहां से अफगानिस्तान में जो हिंदू रह रहे हैं, जो सिख रह रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब को लाया जाए। ये भारत की सबसे बड़ी चुनौती है और भारत इसके लिए बाकायदा एक अभियान चला रहा है। अमेरिका भी अपने देशवासियों को वहां से निकालने की कोशिश कर रहा है। ठीक ऐसा सभी देश भी कर रहे हैं। सभी देशों में मंथन चल रहा है कि तालिबान अगर सरकार बनाए तो किस तरीके की होगी। क्या तालिबान अपना खूंखार चेहरा, जो पुराना उसका खूंखार चेहरा था, विभत्स चेहरा था, क्या वो फिर पालेगा। तालिबान अपने आप को बदला हुआ दिखाने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या तालिबान बदल पाएगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे में पाकिस्तान क्यों खुश हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान ने ही पिछले 20 सालों से तालिबान को प्रश्रय दिया, तालिबान को प्रशिक्षण दिया। तालिबान की टॉप लीडरशिप जब अमेरिका उन्हें ढूंढ रही थी उससे अपने देश के अंदर छुपाए रखा। बदले में वॉर ऑन टेरर के नाम पर अमेरिका से तगड़ा पैसा लिया और उल्टा उसे तालिबानियों पर खर्च किया ताकि वो अमेरिकी कब्रें ही खोद सके। ऐसे में सवाल यह है पाकिस्तान की क्या है नापाक मंसूबे। पाकिस्तान को अब यह लगता है कि ये तालिबानी अब जाकर जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ खुराफात करें, लेकिन भारत ऐसा होने नहीं देगा। तो क्या है पाकिस्तान के नापाक मंसूबे, इस पर हम बात करेंगे। कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे पब्लिक के मंच में। हमारे साथ गाजियाबाद से उमेश शर्मा जुड़ेंगे, राहुल शर्मा जयपुर से जुड़ेंगे, साकेत भारद्वाज दिल्ली से जुड़ेंगे और प्रशांत गुप्ता नोएडा से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं तालिबान के मसले पर आज क्या है अपडेट। और साथ ही साथ हमारे साथ हशमत गनी साहब जुड़ेंगे जो कि राष्ट्रपति रहे अशरफ गनी के ब्रदर हैं, भाई हैं, और उन पर यह आरोप लगा है कि वो मुश्किल समय में देश छोड़कर क्यों भाग गए। यह सवाल भी उनसे पूछा जाएगा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का अपडेट। तो आइए सबसे पहले आपको बता दें देश की बहस में हमारा आज का सवाल क्या है, क्योंकि हम आपसे एक सवाल पूछते हैं और उसी के आधार पर हम बताते हैं देश की बहस के दर्शक इस सवाल पर क्या सोचते हैं। क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तालिबान को मान्यता देनी चाहिए? सिर्फ कुछ ही देशों ने अभी मान्यता दी है जिसमें चीन और पाकिस्तान शामिल है। यस और नो में आपका जवाब होना चाहिए। आप हमें हमारी वेबसाइट पर जाकर जवाब दे सकते हैं। आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसे डाउनलोड करना बेहद आसान है। आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जाकर वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप करें। सबसे पहले अपने पूरे पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरे साथ तारिक फतेह साहब हैं, कैनेडियन जर्नलिस्ट हैं और राइटर हैं और भारत के सच्चे मित्र हैं। मेरे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब हैं जो कि फॉर्मर डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा है जो जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेरे साथ अब्दुल समद याकूब साहब हैं जो कि फाउंडिंग मेंबर है पीटीआई के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि इमरान खान की पार्टी है। मेरे साथ डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब हैं जो लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की पार्टी के। याकूब साहब, आपने तो इरादे जग जाहिर कर दिए कि तालिबान के लड़ाके अब जाएं और कश्मीर के अंदर जो अमन चैन फैला हुआ है उसको बर्बाद करें। ये तो आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे ये पाकिस्तानी चैनलों में जा जाकर बोल रहे हैं। अब बताइए, अब आप अपना चेहरा कहां छुपाएंगे आप? रिस्पॉन्सिबल अगर कोई पर्सन या कोई ऐसे कोई है जिनको कोई नहीं जानता और वो टीवी पे आके अगर गैर जरूरी स्टेटमेंट दे देते हैं जिनको इंटरनेशनल प्रोटोकॉल का या नहीं पता। सर ये तो आपकी दिल की बात है ना, जुबा पर आ गई। याकूब साहब, ये तो आपकी दिल की बात है, जुबा पर आ गई। कश्मीर में शांति कब चाहते हैं आप? आप तो चाहते हैं कश्मीर के अंदर खून खराबा होता रहे। यही पाकिस्तान की रणनीति रही है पिछले 30 साल से और यही आपके नेता ने दिल की बात जुबा पर आ गई।
हम क्या चाहते हैं वो तो आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है, लेकिन हमें उसके लिए, उस चाहत के लिए हमें तालिबान की मदद की जरूरत नहीं है। मांग रहे तो आप आपके अपने नेता ये इल्जाम जनाब कि लगाएं। तालिबान जाए कश्मीर में। किसने कहा आपको? ये मैं ये इसको आपके नेता नेता नहीं ही बोल मानता, रहे ये हैं। पता नहीं। एक खातून अभी और बोल नहीं, ये रही थी कौन टीवी है? मैं पर। तो ये खातून कौन है? मैं जानता नहीं, मैंने पहली बार दोबारा इसको सुनवा देखा। देते हैं ये आपको। अगर आप इर्रेस्पॉन्सिबल जानते नहीं तो पाकिस्तान टीवी नहीं। चैनल वालों को बोलो कि उनको पीटीआई का रिप्रेजेंटेटिव मत बताएं। सुनवा देते हैं आपको। सुन नहीं, लीजिए ना उनको समद याकूब साहब, आप शायद पहचान जाए खातून को। आप खातून को शायद पहचान जाए। सुन लेते हैं एक बार फिर से। देखिए जनाब, दिल की बात जुबा पर आ गई कि ये जो तालिबानी है कश्मीर में जाएंगे और कश्मीर को आजाद करा के देंगे। साहब ये ख्वाब देखने भूल जाइए। दीपक साहब, ये साथ हमारे पीएमएलएन के दोस्त सदीकुल फारूक साहब बैठे थे, उन्होंने भी उसको समझाया। इवन एंकर ने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया। उन्होंने ये बात वाज़ेह की कि देखिए आप जो स्टेटमेंट दे रही हैं ये तो इंडिया में मजाक उड़ाया जाएगा इसके ऊपर, और वही हुआ है। वो जो उन्होंने कहा वो ठीक कहा था, वही हो रहा है। आज आप मजाक उड़ा रहे हैं उसके ऊपर, उस पर हंसा जा सकता है और तो कुछ नहीं किया जा सकता। हमने और देखिए आप ये कह रहे हैं कि तालिबान कितना सुधर गया। देखिए इस्लामिक दरवाजा तोड़ रहे हैं। ये कहां सुधर गए? ये कहां सुधर गए बताइए ना। ये तोड़ रहे हैं इस्लामिक दरवाजा जो निशानी अफगानिस्तान की। ये कहां सुधर गए? 20 साल तो आप नहीं सुधार सके, तो अब क्या सुधारेंगे? 20 साल आप नहीं सुधार सके सर। आपके ही घर में रहते थे लाठी उसकी बहस, सर आपके घर में रहते थे, आपकी बिरयानी खाते थे, आप अमेरिका से पैसे लेते थे, उनको पेंशन देते थे कि बैठे रहो थोड़ी देर यहाँ पर। उनका सूरज तुलू हो चुका है, वो इस वक्त वहां के हुक्मरान बनने जा रहे हैं। आप चाहे ना चाहे, आपकी मदद से, आपके चाहने से। हमारी मदद क्या लें? आपको अगर इसी में खुश होते हैं तो हमारी मदद क्या ले? आपकी मदद से तो आप वो अफगान फोर्सेस कामयाब नहीं हुए जिनको आपने ट्रेन दिया, तो हम कामयाब हो गए। हमने उनको सर अफगान फोर्सेस, हम तो वहां इलेक्शन करा के आए थे सर। हमने संसद भवन बनाया, हमने वहां पर सड़कें दी, हमने नई नई बिल्डिंगें दी, हमने अफगानिस्तान में बिजली दी, हमने अफगानिस्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। आपने क्या दिया? आतंकवाद, AK-47, नशीली दवाइयां, और क्या दिया आपने अफगानिस्तान को? बताइए आप। दीपक साहब, आपने सिर्फ $3 अरब के वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, $3 अरब के, और $28 अरब का अमेरिका ने वहां पे असला छोड़ा है। वो $3 अरब काउंट नहीं होंगे, अब उनके पास $28 अरब का असला है। तो आप जो कर सकते हैं आप उनका। तारिक फतेह साहब के पास सीधा चलता हूं। तारिक फतेह साहब, पाकिस्तानी इस पे खुश क्यों हो रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। इनको समझ नहीं पड़ रहा है कि जो सांप इन्होंने अपने आंगन में पाला था एक दिन जरूर डसेगा इनको। इसमें हैरानी की क्या बात है? ये तो पाकिस्तानियों का पाकिस्तान बनते वक्त यही मकसद था। पहली दफा इन्वेजन जो ये 1948 में कश्मीर की इन्हीं ट्राइबल पश्तून्स को इन्होंने आम करके भेजा था गिलगित बल्तिस्तान में और मुजफ्फराबाद तक। तो इसमें कोई चौंकाने देने वाली बात नहीं है। इसका जवाब हिंदुस्तान नहीं देने पे ज्यादा अफसोस है कि वो लोग जो हिंदुस्तान के हिंदुओं के दुश्मन हैं, यानी नफरत से पेश आते हैं, और उनको कभी ये समझ नहीं आया कि ये जो मुगल और सारे गए थे ये वहीं से आए थे, और इन सब की जो माएँ हैं वो हिंदू हैं, लेकिन इनकी कभी लॉयल्टी जमीन से नहीं रहेगी, ये आप समझ लीजिए। और ये वो जो गज़वा हिंद की थ्योरी है वो इन पे एप्लीकेबल होती है। ये नस्र मिनल्लाह फतहुन करीब कह के बार बार ये जब तक पाकिस्तान है ये खून उस इलाके में बहाता रहेगा। आपने बांग्लादेश में देखा, बलूचिस्तान में देखा, ये फ्रंटियर का एरिया पश्तूनों का एरिया है, वो हमने देखा कितने वहां के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इनके जेलों में बंद है। PTM की मैं बात कर रहा हूँ। इन्होंने बलूचिस्तान में अब क्या कर रहे थे? इनका जो अफगानिस्तान का सदर्न प्रोविंस जो गया इनके हाथों में, ये पाकिस्तान के डेथ स्क्वाड्स का था जो वहां भेजा गया, तो देयर इज नो सरप्राइज इन दिस। वो बेचारी जो आई PTI की लीडर, वो तो सच बोल गई। गुस्सा इन सबको ये आ रहा था, होस्ट को और बाकी लोगों को, कि अरे भाई क्यों बोल रही हो सच?
द ऑब्जेक्शन वाज कि सच मत बोलो, ये ढकी छुपी बात है, इसको रहने दो, हमारा मकसद जो है वो हम पूरा करेंगे। एंड तालिबान हो या पाकिस्तान हो, इट्स द सेम थिंग। जो रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, उन्हीं को बनाया हुआ है ना तालिबान। ये आपने बनाया था सोवियत यूनियन के अगेंस्ट, इसको रेगन ने भी घर में पाला, अमेरिका भी ने किया। और ये जो काबुल में प्रेसिडेंशियल हाउस हैंडओवर हुआ, वो अमेरिकन फोर्सेस ने किया उन लोगों को जो उर्दू बोल रहे थे। ये ट्रांसफर ऐसा नहीं हुआ है, ये लिखा हुआ था। ज़ल्मे खलीलजाद जो पाकिस्तान के एजेंट हैं, हमेशा से उन्होंने पाकिस्तान का हिस्सा लिया है, वो मुल्ला बरादर को कराची के जेल से छुटवा के बाय एयर ले जाके कतर के अंदर बिठवा दिया। ये सब हो रहा था आपके सामने, लोग ऑब्जेक्ट कर रहे थे, लोगों ने कहा कि नहीं करो, लेकिन ये सारी जो फॉर्मेशन थी पाकिस्तान के खलीलजादा साहब के साथ, ज़ल्मे खलीलजादा के साथ, उन्होंने जाके गवर्नमेंट चेंज की, फाइट। और ये कहना कि आर्मी ट्रेन हुई थी, आर्मी को तो ऑर्डर था कि कुछ नहीं करो। इट वाज ऑल अ कंस्पिरेसी रिटन डाउन इन दोहा। कतर की हैसियत क्या है? वो गल्फ एरिया में ईरान का सबसे बड़ा एलाय है। जब इन लोगों को मना किया गया कि ये इनके बातों पे यकीन मत करो, ये दोगले लोग हैं, इन्होंने हर जगह तबाही मचाई है, तो आपको तो पता है वहां की कितनी अमेरिकन डिप्लोमेटिक एम्बेसडर्स और ये सब कितने पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं कि वो कत्ल करने के बाद CIA वाले को भी छोड़ दिया था। ये भी याद होगा आपको। सिर्फ नोटबाजी की बात होती है, इतने कितने पैसे किसको देने हैं, तो CIA वाला जो था उसको भी छोड़ दिया था इन्होंने। तो जो लोग सिर्फ पैसे के मामले में जिंदगी अपनी गुजारना चाहते हैं, उनकी वाहिद सोच जो है वो हिंदू नफरत पे बेस्ड है। ठीक है, यहीं से मैं खान साहब के पास चलता हूं। डॉक्टर खान, बिल्कुल सही कहा तारिक फतेह साहब ने, तालिबान और पाकिस्तान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये वही तालिबानी है जिनको 21 साल 20 साल से आप पाल रहे थे, आप खाना खिला रहे थे, बिरयानी खिला रहे थे, उनको ट्रेन कर रहे थे। मुल्ला बरादर को आपने जेलों में छुपा कर रखा हुआ था ISI और CIA का ऑपरेशन करके, ताकि प्रोटेक्ट कर सके मुल्ला बरादर को, ताकि आगे जाके वो राष्ट्रपति बन सके। यही थी ना आपकी रणनीति? दीपक, शुक्रिया। पहले तो ये है कि जो आपके लिए बोले, जो आपका एजेंट हो, जो आपके लिए राम राम करे, आप उसको सच समझते हैं सब कुछ। ये तारिक फतेह साहब आपकी जुबान बोलते हैं, आपके मुल्क की जुबान बोलते हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे, ये मुसलमान है, क्यों मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, पहले तो मुझे ये आज तक पता नहीं चला। ये मैंने एक दफा बदतमीजी की थी इनके साथ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ था। ये मुझसे बड़े हैं उम्र में, तो मुझे अफसोस हुआ था, लेकिन ये मेरे ख्याल बदतमीजी करवाना चाहते हैं अपने साथ। सबसे पहले तो ये। दूसरी बात, ये तालिबान ने क्या किया? तालिबान ने अपना मुल्क हासिल किया जद्दोजहद के बाद। पूरी आलम कुफर, मैंने आपके उस दिन भी प्रोग्राम में कहा था, पूरे आलम कुफर ने जंग लड़ी, उनसे जंग लड़के करके उन्होंने अपना मुल्क हासिल किया। और दूसरी बात आप ये कर रहे हैं कि इनके साथ किसकी, हमारी आर्मी की सपोर्ट थी या हमारी एस्टेब्लिशमेंट की। मैं सबसे पहले कहूंगा कि उनके साथ अल्लाह की मदद थी, अल्लाह ताला की मदद थी। और जिसकी अल्लाह मदद करे और अल्लाह का नबी मदद करे, मेरे ख्याल दुनिया में कहीं हारेगा नहीं, वो सुरखरू होगा पूरी दुनिया में। और अल्लाह तो आपके साथ भी है, तो कटोरा लेके भीख क्यों मांगता है पाकिस्तान? ये भी बता दीजिए ना। अल्लाह तो आपके साथ भी है, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका, आपके साथ भी, अल्लाह आपके साथ भी है, तो कटोरा लेके भीख क्यों मांग रहे हैं आप? कैसा मुल्क बना दिया अल्लाह ने आपका? देखो दीपक, कोई जो निजाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है। खुदा वही है जो हम सबको चला रहा है। खुदा वही है जिसकी जो जिंदगी देता है और मौत देता है। बस आपको गलत चला रहा है वो। आप खुदा से खौफ नहीं खाते। हम सही चल रहे, आप खुदा से खौफ नहीं खाते। खौफ इसलिए हम किसी का खौफ, आम इंसानी, एक बेगुनाह इंसान के खून से पाकिस्तान के हाथ सने हुए हैं। खान साहब, डॉक्टर खान, बेगुनाह इंसानों के खून से आपके हाथ सने हुए हैं। दुनिया में जितनी आतंकवादी वारदातें हुई है, सबका कनेक्शन पाकिस्तान से, ये पता है कि नहीं आपको? दीपक मेरी बात सुनो। आप
बात यह है कि ना तो इंसानों का खून बहा, ना कोई खून रेजी हुई, लेकिन आप लोग कोशिश कर रहे हैं, हिंदुस्तान और जो भी एजेंट वहां काबुल में मौजूद है, वो कोशिश कर रहे हैं, कभी तिरंगे का नाम लेकर के, कभी पंजीर का नाम लेकर के, आप कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनके सर पे है, इसलिए आप कामयाब नहीं हो रहे हैं अपनी साजिश में, और अल्लाह निगहबानी कर रहा है उनकी तालिबान की। मैं कहता हूँ मुस्लिम मेरे को रिश्तेदार नहीं है, खाली थोड़ी सी मैं वही कह रहा हूँ अल्लाह ताला तारिक फतेह साहब को हिदायत दे, ये मुसलमानों के लिए भी कुछ बात करें, सिर्फ जहर ना उगलें कि खुदारा मैं यही कहूंगा कि मत किया कीजिए ऐसा। ठीक है, मैं जनरल सिन्हा के पास जाऊं उससे पहले मेरे दर्शक उमेश शर्मा गाजियाबाद से, आपको फरिश्ते डॉक्टर खान खुश हो रहे हैं इसलिए कि निजाम मुस्तफा बन गया। उमेश शर्मा जी क्या कहेंगे, ये पाकिस्तान क्या कर रहा है? क्या आपको नहीं लगता पाकिस्तान और तालिबान एक सिक्के के दो पहलू हैं? दीपक जी, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान और तालिबान दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बल्कि तालिबान से ज्यादा खतरनाक पाकिस्तान है। तालिबान जो अभी कर रहा है वहाँ पे जो है अफगानिस्तान में, इसको जो है सारी दुनिया को मिलकर कंडेम करना चाहिए और सब लोगों को इसके साथ में आना चाहिए, जिससे कि वहाँ पे जो अमरुल्लाह सलेह जो उपराष्ट्रपति हैं, उनके जो वहाँ पे वो कोशिश कर रहे हैं तालिबानियों को जो है खदेड़ने की, वहाँ से अपनी पुरजोर कोशिश पंसीर से वो कर रहे हैं, तो दुनिया के सभी अमन पसंद लोगों को उनको सपोर्ट करना चाहिए। अमेरिका को उनको हथियार देने चाहिए, जिससे कि उनमें इतना जज्बा है, उनमें अपनी इतनी जो है हिम्मत उन लोगों ने दिखाई है कि हम क्या वो उन्होंने लड़ने का मादा दिखाया है। ठीक है, मैं सीधे चलता हूँ जनरल सिन्हा के पास। जनरल सिन्हा, डॉक्टर खान खुश हो रहे हैं क्योंकि निजाम मुस्तफा आ गया, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं कि एक ना एक दिन इनकी बर्बादी का कारण अफगानिस्तान ही बनेगा, क्योंकि इनकी चालें अब दुनिया धीरे धीरे ही सही समझ रहा है कि पाकिस्तान ने क्या किया तालिबान अफगानिस्तान के अंदर। देखिए दीपक जी, आप जो कह रहे हैं बहुत बड़ी बात है। देखिए क्या होता है, जब आप जिन को खाते हैं तो जिन को बॉटल से निकालते हैं तो जिन आपको ही खाता है, और इनको काफी पता है जिनकी कहानी तो इनके ही घर से शुरू हुई और इसका नमूना तो मिलना शुरू हो गया। इस्लामाबाद में इनके उनके मदरसों में सारे के सारे तालिबानी झंडे और परचम गा रहे हैं। वहां की खातूने 72 हुरों की पूरा का पूरा मोटिवेशन का जो होता है वो 72 हुरों का, उसी की लड़ाई है। वो चाहे इनको उधर मिल जाए, ये कहते हैं कयामत के दिन आएंगे तो वहां मिल जाएगा, या यहाँ जमीन में वो खोजते हैं तो अभी पाकिस्तान में खोज रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है जो ये जो खातून है नीला मिर्जाद शेख, और बहुत बड़ी बात कही, और दो है। एक चीज आपने दिखाया कि वो तो कह रही हैं कि कश्मीर को दे देगा इनको। देखिए जब आपको पता होगा 96 से 2001 के बीच में 1989 पड़ता है, और जब आप कहते हैं ना बदर की बात जब करते हैं तो जो मुशर्रफ साहब वो भी यही कहते हैं तालिबान आ गया, कश्मीर आ गई। आप पढ़ लीजिए ऑपरेशन बदर पूरा बेस्ट है, सारे तालिबानी और आ गए, तालिबानी थे, बैठे थे जो नाइटों में, और क्या परस हुआ आपने देख ही लिया। मैं तो कहता हूं भेजो भाई भेजो, ये ये मैं कहता हूं ना, ये जो गीदड़ है, ये जो रेप करने वाले हैं, खातूनों को मारने वाले हैं, डंडे चलाने, इन्होंने देखा नहीं है क्या होती है। ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स के कू बुल्ला ब्रदर, इनके जेलों में जो कोटा सूरा चला था ना, कोटा सूरा, उनके जेलों में इनको लड़कियां देते थे, ये उनको उनके पैर की मालिश करते थे। ये आज मुल्ला ब्रदर को वहां भेज करके और धोखे से जब कहते हैं ना, आपने कहा अमेरिका, अल्लाह और आर्मी, तो मैं अभी भी मानता हूं कि अमेरिका गया नहीं, चाहे वो 2018 में मान गया और 2020 में एग्रीमेंट कर लिया। आप बताइए, तारिक फतेह साहब तो इतनी सही कर गए, क्या गया कतर में पहुंचा दिया और एक आतंकवादी संगठन, और आज क्या है, क्या उन्होंने कोई डेमोक्रेसी इलेक्शन जीत लिया है जो सत्ता पे आ जाएंगे? अभी बहुत दूर है, दिल्ली दूर है भाई मेरे, बहुत दूर है। अभी लड़ाइयां शुरू हुई हैं। 31 का डेट बोलते हैं, वो कहता है ना उनका सोहेल साहेल, क्या 31 का डेट बीत गया तो बड़ा ये हो जाएगा। वो कह रहा था पंचशील में 4 दिन में सरेंडर कर दो, मारे गए 300 साल, ये चीटियों की तरह मर रहे हैं, आज 35 मारे गए।
इनको ये उछलते हैं पाकिस्तान आर्मियों के उन लोगों के ऊपर में, और हक्कानी नेटवर्क, हक्कानी जो है ना, खलील हक्कानी, जिसके ऊपर 35 करोड़ का यूएन के ऊपर में है, जो कि अभी काबुल के ऊपर घूम रहा है, पूरा काबुल इन्होंने, वो नहीं है तालिबानी, वहां हक्कानी नेटवर्क है। और ये जो तालिबानी है ना, वो उधर कंधार में मुल्ला बदर छिपा हुआ है, जो इनका कमांडर होता है, जिसको मोहम्मद याकूब है ना, इनका सुल्तान, जो इनके विंग कमांडर, जिसके लश्कर तौयबा, लश्कर जंगवी जैसे मोहम्मद, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, कितने सारे लोग वो उधर छिपा पड़े हैं। अरे भाई, अभी तो खेल शुरू हुआ है दीपक जी, ये तो देखना हमें ये है, और बड़ा मजा आएगा ये खेल खेलने के लिए। और मैं तो नीलम इरशाद से कह रही थी, पाकिस्तान का पूरा वाह कर रहा है, मैं भी कर रहा हूं, वाह 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 वाह। अमेरिका करता है, चाइना करता है, टर्की करता है, वो गिना रही थी ये बात, कहां बोल रही हूं, आज तो पूरा दुनिया ही वाह वाह कर रहा है। अरे मेरे भाई, इस्लामाबाद के ऊपर में आपके उन जगहों में तालिबान का झंडा पहुंच चुका है, और वो खातूने जिनकी लिस्ट आपने तालिबान को दी है निकाह करने के लिए, वो उनकी परचम गा रही है, सराहने गा रही है। अरे भाई, बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। ये जो जियोपॉलिटिकल एनालिसिस मैं करता हूं, इतनी अच्छी कभी मैंने सेटिंग देखी नहीं। यही हाल होगा, आपको मैं बताता हूं। गुरमीत जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले अब्दुल समद याकूब साहब, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये बाकी जो है ना, जो आपके खिलाफ पड़े हैं, जो निज़ाम मुस्तफा बनाना चाहते हैं, गजवा हिंद बनाना चाहते हैं, इनके झंडे अब इस्लामाबाद में दिखने लगे हैं। थोड़ी देर बाद GHQ में भी लहराएगा, रावलपिंडी में, तब क्या कर लेंगे आप? देखें, ये जामे हफ्सा की बात करते हैं तो फिर आप एक बात क्यों नहीं बताते लोगों को कि जामे हफ्सा के खिलाफ हमने ऑपरेशन किया था, हमारे भी मारे गए थे। ये लश्कर जंगवी की बात करें, लश्कर जंगवी के चीफ को किसने असैसिनेट किया था? हमने वहां उसको मलिक इसाक को मारा था। सर, आप कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करते हैं, अमेरिका से कुछ पैसे ले लेते हैं, एक को मार देते हैं और फिर 20 को खड़ा कर देते हैं। यही तो आपकी स्ट्रेटेजी है ना, उसी से आपका देश चलता है, उसी से आपके जो हुक्मरान है वो पैसा कमाते हैं, चाहे वो फौज वाले हो, चाहे वो पॉलिटिक्स वाले हो। लश्कर जंगवी का अमेरिका क्या लेना देना? लश्कर जंगवी जो है ना, वो एक देवबंदियों की जमात यहाँ पे ऑपरेट करती थी शियों के खिलाफ, वो तो हमारे इंटरनली यहाँ पे वो अनरेस्ट करती थी। आप हर चीज को मिक्स कर देते हैं। सर, आप तो आपकी पूरी सल्तनत आतंकवादियों पे टिकी हुई है, आपको नहीं पता? पाकिस्तान पूरा आतंकवादियों पर टिका हुआ है, ये आपकी स्टेट पॉलिसी है। गलत कह रहा हूं मैं? अगर गलत कह रहा हूं तो बोलिए नहीं है। देखिए, आप इसी गलत फहमी में खुश रहे, अपने आप को खुश करते रहेंगे जी हमारी स्टेट पॉलिसी। अगर हमारी स्टेट पॉलिसी है तो सिर्फ आपको मसला है, दुनिया को तो हमसे मसला नहीं है। दुनिया तो हमसे हमारा सर, दुनिया समझेगी, दुनिया जल्दी समझेगी, वो दिन दूर नहीं है। 20 साल देख लिया उन्होंने तालिबान को, अब पाकिस्तान को भी देखेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, 2001 में क्या अमेरिका ने स्ट्रैटेजिक गलती की? अफगानिस्तान के साथ साथ उसको पाकिस्तान को भी निपटा देना चाहिए था। बिल्कुल दीपक जी, आपने एकदम बिल्कुल, मैं कहूँगा कि 100% बिल्कुल ठीक एनालाइज किया है, विश्लेषण किया है। अमेरिका ने सबसे बड़ी गलती ये की कि टेररिज्म का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जहाँ से टेररिज्म उत्पन्न होती है, फाउंटेन हेड है, उसको टारगेट करना चाहिए था। उनको सबसे बड़ी जो सक्सेस मिली वो ओसामा बिन लादेन को जब मार गिराया अबोटाबाद के अंदर में, पाकिस्तान के अंदर में, वो उनकी सबसे बड़ी सक्सेस थी। देखिए दीपक जी, एक बात पक्की है कि जो पाकिस्तान की गलत फहमी है, जो उनका भ्रम है, उसका कोई इलाज नहीं है। जो उनकी नापाक मंशा, नीयत और ख्वाब है, उसका कोई भी इलाज नहीं है। उसका तो एक्चुअली जो होगा इनके सामने में आ जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान पूर्ण रूप से फेल हो गया है और जिस प्रकार उनके ऊपर में अभी ये ऐसा संकट आने वाला है, ऐसा रिवर्स आने वाला है, उनको पता नहीं लगेगा क्या हुआ। उनका जो टूटना, उनका जो टुकड़े होना, उनका जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन है, मिनट के लिए रुकूंगा क्योंकि इस वक्त मेरे साथ अफगानिस्तान से सीधे हशमत गनी साहब जुड़ गए हैं, जो कि अशरफ गनी जो प्रेसिडेंट थे अफगानिस्तान के, उनके भाई हैं। हशमत गनी साहब,
आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पे। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, राष्ट्रपति अशरफ गनी साहब ने देश क्यों छोड़ा? क्या परिस्थितियां थी, क्या कारण थे कि उन्होंने एकाएक देश छोड़ दिया जब तालिबान आक्रमण कर रहा था काबुल पर? देखिए, आप लोगों को और इंडियन जो ऑडियंस है उनको सलाम है मेरा। आपको भी बहुत बहुत सलाम। तो इधर एक हशमत साहब, आपको भी बहुत बहुत सलाम। शुक्रिया जी। आप उस दिन उसका असैसिनेशन का प्लॉट चल रहा था और ये लोग समझते थे कि अगर वो मर जाए, वो एक ब्लड बैथ का आगाज होगा अफगानिस्तान में और डिस्ट्रक्शन होगा। स्पेशली काबुल में इधर 6 मिलियन लोग रहते हैं और हर कबीले के लोग रहते हैं और उसी की वजह से उन्होंने ये समझ लिया कि उसका बेहतर होगा कि मुल्क छोड़कर कुछ मुद्दे के लिए बाहर जाए। आप मुझे बताइए, कौन लोग थे जो उनकी हत्या, असैसिनेशन प्लान कर रहे थे? क्या तालिबान था या तालिबान का कोई स्प्लिंटर ग्रुप था या और कोई लोग थे? नहीं, मेरा ख्याल है अपने गवर्नमेंट के अंदर वो एलिमेंट थे और कुछ वॉरलॉर्ड थे। और हम ये बेहतर है कि वो खुद जब यूएई से, अभी तो जो यूएई का डिप्लोमेसी का रेस्ट्रिक्शन है, वो तो यूएई से कोई पॉलिटिकल बात नहीं करे। जिस दिन वो उधर से निकल या दोबारा आए, सारा डिटेल खुद लोगों के सामने रखकर खुद बता देगा। उनके ऊपर यह आरोप लगा कई जगह पाकिस्तानी प्रेस। मैंने 20 साल हुए कि उर्दू या हिंदी में बात नहीं की, तो अगर मेरे कुछ अल्फाज ठीक नहीं निकलते तो आप माफ कर आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं हशमत साहब। थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए। और मैं ये जानना चाहता हूं, पाकिस्तान में कई जगह इंटरनेशनल प्रेस में उन पर यह आरोप लगाने की कोशिश की गई कि अशरफ गनी साहब तो पैसे लेकर भाग गए। क्या हकीकत है इसकी? नहीं जी, देख लिए ये तो सारा अफवाह। उधर प्लेन इधर से लैंड किया उज़्बेकिस्तान में, एफएसपी उसको सर्च किया है, उधर से अबू धाबी लैंड किया है, कोई और जगह भी नहीं गया है। वो ये सारे इल्जामात जल्द 20,000 से ज्यादा लोग पैलेस में थे, बोर्डिंग में और ये में, वो ज्यादा के ज्यादा मौजूद भी हैं। कोई पैसे का या कोई कैश का कोई, अगर वो चाहते थे तो पैसा लूटने में 20 साल पावर में ऑन एंड ऑफ थे, तो लूटने का तो कभी इल्जाम या करप्शन का कभी इल्जाम खुद अशरफ गनी पे नहीं आया। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, तालिबान आखिरकार 20 साल इसको पनाह किसने दी? पाकिस्तान ने? क्या तालिबान ने ही पाकिस्तान को फंड किया, उनको खाना खिलाया, उनको पैसे दिए और बाद में ये सब पूरा मैनेज किया कतर से बैठ के, यूएई से बैठ के, दोहा से बैठ के? देखिए, पाकिस्तान ने सिर्फ हो गया, वो तो ओपन सीक्रेट है, कुछ खास बात भी नहीं, वो सबको पता है। मैडम, हमारे साथ ज्यादती किया वो तो ट्रंप ने शुरू किया। ट्रंप जब कतर में बैठकर सिर्फ बगैर अफगान गवर्नमेंट में और बगैर अफगान लोगों में ये फैसला किया कि वो निकल जाते हैं और वो फैसला तालिबान के साथ कर दे, उसी दिन से जो इंटरनेशनल सपोर्ट था वो अफगान हुकूमत से और अफगान लोगों से उसी दिन कट हुआ था। थोड़ा जरा टाइम लगा था और बाइडन में उस पे फाइनल नेल लगा दिया। ठीक है, लेकिन जितने सपोर्ट अमेरिकन लोग किए हैं वो तो ठीक है मैडम, जितने ये दो आदमी ने ज्यादा किया अफगानों के साथ, वो तो मेरा ख्याल है कभी तारीख में नहीं बोलेगा। मुझे ये बताइए, अफगानी आर्मी जो हाईली ट्रेंड है, जिसके पास इतने अत्याधुनिक हथियार थे, मॉडर्न उसके पास असला था, वेपन्स थे, उसके बाद भी उन्होंने तालिबान से फाइट क्यों नहीं किया? क्या कारण लगता है आपको इसके पीछे? मोरल भी 66,000 Afghan soldiers died in a war.
हमारे जो सेमेंट्रीज है, अगर आप देख लें ज्यादा रिज में आधा अफगान आर्मी का और कुछ लोग भी तालिबान के थे। हम मेरा ख्याल है मेरे लोग सारा लोग अफगानिस्तान में तंग आ गए किसी और का झगड़े में एंटर होने में। आप लोगों को भी मजाक नहीं कहता हूँ, सीरियसली कहता हूँ। अगर आपको कोई मसला है ISI के साथ तो उनके साथ सीधा लड़े, हमें छोड़ दे। अगर अमेरिकन को कोई प्रॉब्लम है रशियन के साथ या सेंट्रल एशिया के, उसको बात करते। हम हमारे 4 से ज्यादा हुए, हम किसी और के लिए लड़ते। हमारे जिंदगी, हमारे बच्चे, सारा के सारा इनके मेंटल इफेक्ट, फिजिकल इफेक्ट, हैंडीकैप, सब के सब बड़ा रुक गए। बस ये हम लोगों को, जब अभी दुनिया ने पीछे किया है और कोई मदद भी नहीं करता है, हमें ये इंडिया से भी ये रिक्वेस्ट है, जब आप पाकिस्तान एम्बेसी खोल कर फॉरेन रिलेशन रखते हैं तो हमारे एम्बेसी भी खोल दो। ये पेनफुल है मैडम, swallow पेन। ये पेन अफगान रिलेशन के लिए, अफगान लोगों के लिए एयर कॉरिडोर खोल दो दोबारा। 100,000 से ज्यादा हमारा बिजनेस कम्युनिटी या फार्मर्स उस पर डिपेंड करते हैं। फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, ये जो पॉलिटिक्स में, अगर तुम्हारा पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम है तो तुम्हारा एम्बेसी है उधर डील कर दो, हमें छोड़ दो। ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या तालिबान का आना अफगानी लोगों के लिए शुभ संकेत है? उनका सरकार के अंदर आना इट्स अ गुड साइन। तालिबान अगर आ जाती है, अफगान लोगों की केयर कर पाएंगे वो, उनके इतिहास को देखते हुए, हिस्ट्री को देखते हुए? देख लिए, मैंने लीडरशिप के साथ जितना बात किए और सबको, मैंने उन लोगों को ओपनली कहा है कि यार मैं आप लोगों के हुकूमत को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं ज्वाइन नहीं करता। मेरे इसलिए कि आप लोग सिक्योरिटी को ला सकते हैं, इसलिए कि लड़ते तो आप थे। जब आप नहीं लड़ते तो सिक्योरिटी तो आ जाता है ना। जब पाकिस्तान भी नहीं इन्वॉल्व तो, बट सिर्फ सिक्योरिटी पे तो ये गवर्नमेंट नहीं चल सकता है ना। इनको तो टेक्निकल पीपल चाहिए, टेक्नोक्रेट चाहिए, बिजनेस कम्युनिटी चाहिए, सब इंटरनेशनल रिलेशन भी चाहिए। और ये सब इन लोगों के, ये खुद भी एडमिट करते हैं कि इन लोगों के पास, मैडम ये जो एक बात इन्होंने ठीक किया है कल रात को सोफी भी, कि हम ये कि एक हुकूमत बना देंगे मैडम, लोगों को ले आएंगे ना, ये ग्रुपों को। इसी के जो ग्रुप्स है अफगानिस्तान में या जो वॉरलॉर्ड्स, और ये नेतृत्व ने हमारे बेड़ा कर किया ना 20 साल में भी। इंटरनेशनल कम्युनिटी के प्रेशर में ये भी डालो, ये भी डालो, ये भी रख दो, और इन्होंने लूटने के बगैर कुछ भी नहीं किया, कुछ काम भी नहीं किया। कोई एम्बेसी का प्रेशर, कोई फॉरेन टेक्निकल का प्रेशर था। ये तो ठीक है कि अगर ये लोग जो कहते हैं और ऊपर लीडरशिप कहता है, अगर ये नीचे तक ले आ सकता है और लोगों को कंट्रोल सकता है, सिक्योरिटी की वजह से बहुत ज्यादा काम हो जाता है। जैसे कि अफगानिस्तान में ज्यादा के ज्यादा काम रुकना सिक्योरिटी वजह के था, जो ट्रेड था, जो पाइपलाइन था, जो इन्वेस्टमेंट था। मैडम इंटरनेशनल रिलेशन पे पहले तो ये कहिए, ये जो एरिया में, सब कॉन्टिनेंट में जो कंट्रीज है, इन लोगों का एम्बेसी तो खुला होना चाहिए। सबसे ज्यादा हमारा अमेरिकन ने भी अभी प्रॉब्लम खड़ा कर दिया है। तो अफगान पैसा है अमेरिका में या फेडरल रिजर्व में, सारे के सारा में उसमें बैन किया है, उसको रिस्ट्रिक्ट किया है, वो नहीं जुड़ सकते। ये पैसा तो लोगों को पैसा है। ये अगर चाहते हैं कि तालिबान को तंग करे तो तालिबान को तंग नहीं करेंगे, तो अफगान लोगों को तंग करेगा। जितना एड मनी है सारा कट ऑफ हुआ है। तो ये तो बैंकिंग पे, ट्रेड पे और डेली क्या कर रहे हैं आप दुकानों को बड़े सामान में, जब आपको पैसा ना होगा खरीद में, ये तो सारे पे सारा इफेक्ट करता है।
मैं आपसे ये समझना चाहता हूं क्या लॉन्ग टर्म में तालिबान सरकार चला पाएगा? वो कह रहा है कि टेक्नोक्रेट को शामिल करेंगे, नए ग्रुप्स को शामिल करेंगे, लेकिन आप जैसे अनुभवी लोग या फिर हामिद करजई साहब या फिर हम अब्दुल्ला की बात कर ले, क्या ये लोग सरकार के अंदर शामिल होंगे? और इन्होंने अपनी इच्छा क्या जाहिर की? ये लोग चाहते हैं, मेरा ख्याल है कि ये एक्सपायर लोगों को या हिकमतयार या दूसरे को, हिकमतयार को तो मैंने कल या परसों सोया कि उन्होंने ओपनली किया कि हम तुमको इंप्रूव भी करेंगे, और ये करज़ई अब्दुल्ला, और ये अब्दुल्ला मेरा दोस्त भी है, ये टाइम ये कि इन लोगों को छोड़कर जो सेलेक्टेड अफगान है या अब्दुल्ला को बैठकर कोई अगर अच्छा सा आदमी उसके पास स्मार्ट या टेक्नोक्रेट ये है वो लाए, नहीं ये ग्रुप को एलोकेशन अफगानिस्तान को तबाह किया है 40 साल में, ये कोई काम नहीं कर, फिर भी वही डीलिंग होगा, कोई मिनिस्टर किसी और की बात नहीं सुनेगा, कहते हैं कि मैं दूसरी अलग पार्टी से आया हूँ, उसकी सपोर्ट से आया, तो और अहमद करज़ई ने तो उसमें का कुछ कोई भी नहीं है कि वो जो क्वालिफाई हो। ठीक है, आपको क्या लगता है लॉन्ग टर्म में तालिबान सरकार चला पाएगा, अफगानी लोगों के साथ इंसाफ कर पाएगा, जस्टिस कर पाएगा? इंटरनेशनल, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं भी देखता हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, बगैर टेक्नोक्रेट पे, बगैर स्पेशलिस्ट पे, बगैर इकोनॉमी में, बगैर इंटरनेशनल रिलेशनशिप में और स्पेशली रीजनल रिलेशनशिप में, it's going to be difficult. I hope they can do it. ठीक है, For the sake of my people, I really hope they can do it. You really hope they can do it. लेकिन अभी तक की अगर लीडरशिप की बात की जाए तालिबान की, तो इनके पास टेररिज्म में या खौफ फैलाने में या लोगों को मारने में इसके सिवा कोई डिग्री नहीं है, चाहे वो मुल्ला बरादर हो, चाहे वो हक्कानी नेटवर्क वालों के बेटे हों, चाहे वो मुल्ला उमर के सिक्योरिटी एडवाइजर हों, जो अब सब सरकार में शामिल होने वाले हैं। इन लोगों में कितना इंटेलेक्चुअल ठहराव है, आपको क्या लगता है हशमत साहब? देखिए, इन लोगों में कुछ ना कुछ जो पॉलिटिकल जो पीछे आदमी है या जो वो विजन है, वो जो लोग जो सीनियर है, जो पहले बार गवर्नमेंट भी था तालिबान में, उन लोगों के माइंड पे ये है कि ये जरूरी है कि ये लोग, मैडम ये कितना सब लोग को कन्विंस कर सकते हैं उसके ऊपर, ये तो हो सकता है आइंदा दिनों में वो सामने आ जाए। अभी तो इन लोग खुद अपने आप पे बिजी है कि करना क्या चाहिए, कब हुकूमत बनेगा। जब तक हुकूमत नहीं बना सकते तो हमें तो पता नहीं चल सकता है कि क्या चीज किसको हो जाता है, वो टेक्निकल बेस पे हो जाता है, वो रिलीजियस बेस पे हो जाता है, वो फॉरेन एक्सपर्टी पे हो जाता है। इसी के फील्ड्स तो बहुत है, हर फील्ड्स को स्पेशलिस्ट चाहिए ना। जब तक इन्होंने नाम उस पे अटैच नहीं किया, इसे कि जिस लोगों को नाम इन्होंने दिया भी, वो कहता है कि वो केयर टेकर है, वो केयर टेकर एहसास पे तो नहीं हो सकता है कि वो लॉन्ग टर्म विजन को सामने आकर वो जजमेंट कर। ठीक है, अभी ऐसा दिखाई पड़ता है कि तालिबान का पूरा रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान के हाथ में है। आने वाले समय में आप अफगानिस्तान में और तालिबान अगर शासन में आ जाता है तो पाकिस्तान के रूल को कैसे आंकते हैं? देख लिए, ये हो सकता है ठीक भी हो सकता है फुली नहीं भी हो। बात ये है कि पाकिस्तान को जरूरी है, जब ये क्लेम करते हैं और ये अपना विक्ट्री समझता है, कि वो भी अपना इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स, गवर्नमेंट एक्सपर्ट, जो टेक्निकल आदमी है, इन लोगों के एडवाइस में खड़ा कर दे। इसलिए कि अगर अफगानिस्तान में कुछ हो गया या कुछ फैमिन आ गया या कोई फूड शॉर्टेज हो गया, हमारा तो 17 मिलियन पीपल डेली वेजर्स, अगर इन पे कोई इफेक्ट हो गया और जो भूखा रह गया
7 तो 10 मिलियन पीपल ड्यूरन क्रॉस करके पाकिस्तान पे जाएंगे और उनके साथ उनके पास भी कोई खास इकोनॉमिक सिचुएशन नहीं है। 1-2 मिलियन ईरान पे जाएंगे, ईरान को पता है और अभी से उन्होंने बॉर्डर खोलकर गुड्स शुरू कर दिया है। मैडम पाकिस्तान के पास तो गुड्स भी एक्स्ट्रा, बेसिक कमोडिटीज भी एक्स्ट्रा नहीं है कि हेल्प कर दे, पैसे भी नहीं है, गुड्स भी नहीं, तो सिर्फ जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है वो इनको ऑफर करके और इनको बता दे कि किस चीज को संभाल कर या कौन सी एडवाइस दे। मिलिट्री एडवाइस तो और नहीं चाहिए, इसलिए कि ये लोग तो 97% ऑफ द कंट्री को पहले से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल, क्या आपको नहीं लगता कि जैसा आपने कहा कि अफगानिस्तान की जमीन का मिसयूज ना करें, तालिबान और पाकिस्तान का इतना हैंड टू हैंड है, तो आपको नहीं लगता पाकिस्तान आने वाले समय में अफगानिस्तान की जमीन का दुरुपयोग कर सकता है? क्योंकि पूरी दुनिया जानती है टेररिज्म का एपी सेंटर जो है वो तो पाकिस्तान ही है। आपका वॉइस कट हो जाता है, इंटरनेट में कुछ फर्क है। मैं फिर से आपसे सवाल पूछता हूं। मैं ये कह रहा हूं सर गनी साहब कि पूरी दुनिया जानती है कि टेररिज्म का एपिक सेंटर पाकिस्तान है। आपने कहा कि हमारी जमीन का दुरुपयोग कोई दूसरा देश ना करे। आपको नहीं लगता पाकिस्तान अब जब तालिबान के साथ उसकी इतनी दोस्ती है कि तालिबान का क्रिएटर ही वो है, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान का दुरुपयोग कर सकता है, आपकी जमीन का दुरुपयोग कर सकता है अपने बदले निकालने के लिए, अपने अकाउंट सेटल करने के लिए? जी मुझे आप ब्रेक करते हैं एवरी 2 सेकंड और सो, तो मुझे आपका सवाल का बिल्कुल मुझे देखिए पाकिस्तान कोई और मैं फिर पूछता हूं आपसे, तालिबान पाकिस्तान का क्रिएशन है, क्या आपको लगता है कि अफगानिस्तान की जमीन का दुरुपयोग मिसयूज पाकिस्तान कर सकता है दूसरे देशों से अपने अकाउंट सेटल करने के लिए, क्योंकि तालिबान उसका दोस्त है? मेरा ख्याल नहीं है जी, अफगानिस्तान भी वो पुराना अफगानिस्तान नहीं है और अभी पाकिस्तानी एक्टिविटी सारा माइक्रोस्कोप पे करता है। अभी जितना विलेजेस है अफगान में, जितना एरिया है, जितना माइनॉरिटीज में, सारा एजुकेशन आ गया है। वो 20 साल पहले का इन्होंने वेस्टर्न एक्सेस है, इनको मीडिया है, इनको वॉइस है, इनका रिलेशनशिप है, अफगान दुनिया में पैदा हुआ है, फोन है, टेक्नोलॉजी है, ये सारा बंद करके तो हो ही नहीं सकता है जिंदगी। मेरा और पाकिस्तान अपना बड़ा एरिया है, बहुत लोग हैं, 200 मिलियन लोग हैं, जो कर सकता है तो अपने एरिया पे कर सकता है, तो हमें क्या। और मेरा ख्याल है उन लोगों को फिर भी देखना है अफगानिस्तान में कि कोई पाकिस्तानी एलिमेंट इधर या पाकिस्तान का जो TTP है या कोई एंटी पाकिस्तान एलिमेंट है वो यहाँ से उधर न जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हशमत गनी साहब। उम्मीद करते हैं कि आप जो दुआ कर रहे हैं आपके देश की तरक्की हो, वाकई आपके देश की तरक्की हो और अशरफ गनी साहब आपके भाई सुरक्षित रहें, यही उम्मीद करते हैं। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया आपसे भी और आपके जो बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से अपने पैनल के पास चलता हूं। मेरे साथ जनरल GD बख्शी भी जुड़ गए हैं, मेरे साथ डॉक्टर इरशाद अहमद खान है PMNL से, मेरे साथ अब्दुल समद याकूब साहब हैं, फाउंडिंग मेंबर है PTI के, मेजर जनरल KK सिन्हा है, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है, तारिक फतेह साहब हैं, और मैं सीधे अब चलता हूं जनरल बख्शी के पास। जनरल बख्शी साहब, गनी साहब को आपने सुना, उन्होंने कहा तालिबान है तो पाकिस्तान की क्रिएशन, पर ये पाकिस्तान वाले मानते क्यों नहीं है कि भाई हमने ही क्रिएट किया है तालिबान, और अच्छे पैसे कमाए तालिबान के नाम पर अमेरिका से वॉर ऑन टेरर पे? देखिए साहब, ये तो मजाक है। तालिबान को खड़ा करने वाले मेजर जनरल नासिरुल्लाह बाबर है। ISI ने पहले उनको इनकी अहमियत समझ नहीं आई थी, जब उन्होंने देखा कि बड़ा अच्छा कर रहे हैं तो तब से ISI ने इनको पाल लिया है और करोड़ों रुपए खर्चे हैं। पहले तो जो सऊदी अरेबियन मुखाबरात इंटेलिजेंस एजेंसी थी उसने भी बढ़िया दिल खोल के फंड की थी, ठीक है साहब। लेकिन मैं पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूं, बड़ी भारी मुसीबत मोल ले रहे हैं। अफगानिस्तान इज अ रेंटियर स्टेट। रेंटियर स्टेट वो स्टेट होती है
जिसके अपने रिसोर्सेज इतने नहीं कि वो एक स्टेट को फंड कर सके लोगों को टैक्स करके, जैसे कि बाकी देश एक मुल्क चलाते हैं, वो नहीं चला सकते। हमेशा बाहर से पैसा आया है अफगानिस्तान में स्टेट एस्टैब्लिश करने के लिए, चाहे अंग्रेजों ने दिया, चाहे रूसियों ने दिया, चाहे अमेरिकियों ने दिया, फिर अभी तालिबान ने दिया। अब पाकिस्तान में बड़ी उम्मीद लगा रखी है कि चीन फंड करेगा अफगानिस्तान को। हर साल एक नॉर्मल सरकार चलाने के लिए 3 से 4 अरब डॉलर चाहिए। ये फटीचर पाकिस्तान देगा, ये फटीचर पाकिस्तान देगा, पहली बात। दूसरी बात समझ लीजिए, अफगानिस्तान का जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है, 50% जो अफगानिस्तान की आबादी है वो उज़्बेक है, वो ताजिक है, वो हजारा है, वो इस्माइली नूरिस्तानी है, जिनकी की कुत्ते बिल्ली का वैर रहा है शुरू से जो पश्तूनों के साथ। ठीक है, अब फिर आप देख रहे हैं कि पंजशीर में बगावत का झंडा खड़ा हो गया है। जिन लोगों ने 20 साल एक मॉडर्निस्ट जिंदगी देखी, मॉल देखे, स्कूल देखे, बच्चियां कॉलेज भेजी, अब वो फिर 7वीं सदी में जाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। तभी लोग पांव से वोट कर रहे हैं, अमेरिकी जहाजों के पहियों से लटक के जा रहे हैं, आसमान से 10,000 फुट से गिर के मर रहे हैं बेचारे। ये कमेंट्री है मेरे जो पाकिस्तानी यहाँ पे इंटरलोक्यूटर बैठे हैं, ये दिस इज व्हाट यू हैव डन टू अफगानिस्तान। 200 साल पुराना देश, साउथ एशिया में सबसे पुराना, सबसे पहले आजाद हुआ मुल्क, इन्होंने तबाही कर दी है इस्लाम के नाम पे। जो सोचते हैं शरिया लॉ की, जो आप वहां बड़ी दाद दे रहे हैं, आप कह रहे हैं आपने अमेरिका की जो वहां पे अमेरिका से फ्रीडम दिलवाई पाकिस्तान के राज के लिए। अब ये उसका उल्लू खींचना चाहते हैं। देखिए साहब, कोई हद होती है लोगों की बर्दाश्त। ठीक है, अफगानिस्तान के लोगों की तो अत मारी जा चुकी। 1979 में सोवियत चले गए, तब से लेके अब तक बताइए क्या है, क्यों यहाँ पे अमन चैन शांति नहीं आई है? क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता। ठीक है, यहीं से शुरू करूंगा जनबख्शी बात को, लेकिन उससे पहले राहुल शर्मा, मेरे एक दर्शक जयपुर से जुड़ गए हैं, यहीं से शुरू करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने आतंकवाद के एक्सपेरिमेंट की धरती बना ली है। राहुल, क्या कहेंगे जो हालात है अफगानिस्तान में उसके बारे में? थैंक यू सर। सर, जिस तरह से तालिबानियों का विध्वंसक और आतंकी रूप आज पूरी दुनिया देख रही है, और हथियारों के बल पर जो सत्ता हासिल की गई है, हजारों हजार लोगों की हत्याएं करके, महिलाओं के ऊपर सरेआम अत्याचार किए गए हैं, मानव वहां पे सुरक्षित नहीं है, तो मानव अधिकारों की तो बात ही करना छोड़ दीजिए वहां पे। और सर, जो पाकिस्तान कश्मीर में जो अशांति फैलाना चाहता है आतंक के नाम पे, शरिया के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, जो हिंदुस्तान को अस्थिर करना चाहता है, मैं कहना चाहता हूँ कि उसको सिवाय खाली कटोरे के उसके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, आप ये बात करने के लिए। मेरे पास आपके लिए वक्त इतना ही था। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकता हूं, लेकिन ब्रेक के बाद जो महत्वपूर्ण बात जनरल बख्शी ने बोली है, अफगानिस्तान के आज के हालात के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान। इसी पर बहस करेंगे ब्रेक के बाद। तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान पर, और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं तारिक फतेह साहब, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब, मेजर जनरल के सिन्हा साहब, मेजर जनरल GD बख्शी साहब, साथ ही साथ मेरे साथ पाकिस्तान से अब्दुल समद याकूब साहब और डॉक्टर इरशाद अहमद खान। याकूब साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, बख्शी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, 1989 में रशिया छोड़कर चला गया, उसके बाद पाकिस्तान ने एक दिन भी अफगानिस्तान को चैन से नहीं रहने दिया। अफगानिस्तान को आतंकवाद का गढ़ बना दिया सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ने। उन्होंने नाम भी बताया कि किसने किया है शुरू। अब दीपक जी जरा सुनिएगा, जरा हौसला पैदा कीजिएगा, मैं तारीख के औराक को पलटूंगा और आप सुनते जाएं, शर्माते जाएं। 1989 तक की तारीख आपको याद आती है, फिर आप शुरू होते हैं 96 से, बीच का आप स्किप कर जाते हैं। 1989 में किसकी गवर्नमेंट थी? प्रेसिडेंट नजीबुल्लाह। 92 में उसे छोड़ी। 92 में पेशावर में हमने सबको इकट्ठा किया। जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान का रोल क्या है, पाकिस्तान का रोल क्या है कि अहमद शाह मसूद का नुमाइंदा, रशीद दोस्तम का नुमाइंदा, गुलबदीन हिकमत यार का नुमाइंदा, बुरहानुद्दीन रब्बानी, ये सब के नुमाइंदे इकट्ठे हुए। पीस अकॉर्ड साइन हुआ, वहां पे पेशावर अकॉर्ड साइन हुआ। पेशावर अकॉर्ड के बाद वक्ती तौर पे सिबगतुल्लाह मुजद्दिद को प्रेसिडेंट बनाया गया।
ठीक है, वहां पे गुलबदीन हिकमत यार ने मुखालफत की, वहां पे फिर सिविल वॉर शुरू हुई 92 से 96 तक, और 94 में इसको जो ये नजीबुल्लाह था, प्रेसिडेंट नजीबुल्लाह, जिसने आपसे असाइलम मांगा, आपने असाइलम देने से इनकार कर दिया, उसको फिर काबुल के चौराहों पे उसको फांसी लटका दी गई, उसके भाई को भी वहां पे फांसी पे लटकाया गया, उसकी लाश को सड़कों पे घसीटा गया। क्यों? क्योंकि आपने हमेशा बेट्रे किया अफगानियों के साथ। आप सपोर्ट मॉरली, आप सिर्फ वर्बली सपोर्ट करते हैं, मगर फिर आप उनके साथ जब वक्त आता है, मुझे बताएं, अभी आप अशरफ गनी के भाई से बात कर रहे थे, अशरफ गनी को तो डर था कि मुझे कहीं चौक के ऊपर लटका ना दिया जाए, तो आप इतनी अगर उनकी सपोर्ट करते तो वो आपकी तरफ क्यों नहीं आते? और हमने तालिबान को क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि वहां पे काबुल को जो वो करना चाह रहे थे काबुल के ऊपर, जिस तरह से तालिबान आए हैं, उस वक्त 50,000 लोग सिविलियन कत्ल हुए थे वहां पे, और 20 लाख की आबादी थी, 15 लाख छोड़ गए थे, 5 लाख बाकी बचे थे। कहां था इंडिया उस वक्त वहां पे? ठीक है, जनरल सिन्हा आपको हिस्ट्री के क्लास देंगे, जनरल सिन्हा आपको हिस्ट्री के क्लास देंगे। बोल लिया आपने, मेरे पास वक्त कम है। आपकी सुन ली बात, और फिर तारिक फतेह साहब की बात करते हैं, इतिहास की बात कर रहे हैं दीपक जी। ये इतिहास के एक पन्ने को भूल गए। 2001 में जब अमेरिका आया तो ये पलटी मार गए, बन गए इन वॉर एंड टेररिज्म के मोस्ट फेवर्ड नेशन। अमेरिका की चट्टू पर चटकारी करना शुरू कर दिया इनको, और अपने एयरपोर्ट दे दे के अफगानियों पे बम बरसाए, अफगानियों पे उनको मारा, उनसे पैसे लूटे, और क्या किया, अलकायदा के साथ लग गए, उनको छिपा लिया। और उनको ये जो बात कर रहे हैं आज, ये मोस्ट फेवर्ड नेशन थे अमेरिका के, आज चिल्ला रहे हैं ऐसे, उनसे पैसे लेते रहे, उसको एक सपोर्ट फंड मिला, इनका कहा गया सपोर्ट फंड इनको, और आज ये बात कर रहे हैं, इतिहास के पन्ने दोहरा रहे हैं। ये सब चीज करेंगे आज। मैंने आपसे इंडिया का क्या, अरे सुने, आपका इतिहास भी तो मत भूलिए, अपना इतिहास भी तो मत भूलिए याकूब साहब, अपना इतिहास तो मत भूलिए। कितने अफगानियों से आपके खून, कितने अफगानियों के खून से आपके हाथ से नहीं हुए हैं, आप कैसे भूल सकते हैं? तारिक फतेह साहब, वॉर ऑन टेरर में कितना पैसा लूटा इन्होंने अमेरिकन से, और अलकायदा से कितना प्रोटेक्शन मनी लिया, ये भी बता दीजिए। मेजर जनरल बाबर ने कितने पैसे लिए, ये भी बता दीजिए। 94 में क्या किया आपने उनके साथ? मेजर जनरल बाबर, नसीरुल्लाह बाबर ने कोई पैसे नहीं लिए। मेजर जनरल नसीरुल्लाह बाबर का रोल आपको पता है? 1974 में तारिक फतेह साहब को सुन लीजिए, याकूब साहब, तारिक फतेह साहब को सुन लीजिए, फिर मैं प्रशांत गुप्ता एक दर्शक है उनके पास जाऊंगा। तारिक साहब, ये देखिए, पाकिस्तान का मसला ये है कि इनकी हर चीज झूठ पे मबना होती है। अब ये शाह साहब बैठे हुए कह रहे हैं डॉक्टर हैं, कहीं के डॉक्टर भी नहीं है तो प्रॉपर्टी डीलर हैं। अब वो आगे डॉक्टर लगा के और पता नहीं क्या क्या करते हैं। यू नेवर नो हु इज व्हाट इन पाकिस्तान। वहां तो एक कंपनी थी जो यूनाइटेड स्टेट्स की फैक्ट्रियों, यूनिवर्सिटीज की डिग्री बनाती थी कराची में और बेचती थी। अब प्रॉब्लम ये है कि जब पूरी कौम की रूलिंग क्लास झूठ पे मबनी हो तो दे स्टार्ट बिलीविंग इन देमसेल्व्स, चीख चिल्लाट करके करते हैं। आप क्या करें ड्यूरेंट लाइन को? ये जाके प्रॉपर्टी डीलर से निगोशिएट करवाएंगे कि क्या करना है। ना तालिबान, देखिए मेरी बात सुने, ना तालिबान आपकी ड्यूरेंट लाइन एक्सेप्ट करता, आपको शाह नहीं किया था, ना भैया मेरी बात सुनो, डॉक्टर मत के आपका एक तो डॉक्टर सूट पहन के आ गए हो, पाकिस्तानी मैंने देखा नहीं है दुनिया में। अरे आप जाती तौर पे जाती हमले करते हैं, आपको शर्म नहीं आती है? हमले क्या, मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं आपको कहता हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे चलता है आपके यहाँ। तो उसको मैं फांसी लगा दूं। भाई तुम्हारा लीडर तालिबान खान नाम है उसका, दुनिया में कहीं मिल गए ना? तुम्हारे लीडर का नाम तालिबान खान है। आपके साथ कि आपको ऐसा क्या वादा करते, याद रहेगा, आप नस्ल याद रहेगी। क्या आप थ्रेटन कर रहे हैं? आप सिर्फ थ्रेटन करते हैं ना, आप मार देंगे आपको। बस शर्म आ गई है, आगे टाई लगाई हुई है, कितना नमक, ये 3-piece सूट क्यों पहना हुआ आपने? किस चीज का जश्न मना रहे हैं आप? हाईलाइट करने के लिए पाकिस्तान। अरे भाई आपको शर्म नहीं आती? आप मुझे बताइए क्यों डॉक्टर कहते हैं आप अपने आप को? भाई डॉक्टर कहाँ से हैं आप? इंजेक्शन लगवाना है, मैं ये बताओ कि इंजेक्शन लगवाना कहीं आपने?
लगा दो इंजेक्शन लगाना, डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा। भैया जाओ, आपको आता है इंजेक्शन लगाना डॉक्टर? डॉक्टर साहब यही तो कह रहे हैं, पेश आया हूँ। ये आप असली डॉक्टर है ही नहीं, यही कह रहे हैं आपसे वो। अपने बारे में झूठ बोलते हो। आप बात ये है कि यू नॉट अ फिजिशियन, यू डिड 2 PhD। तुमने बेवकूफ बनाया कि तुम डॉक्टर हो। दे देता हूँ आप भैया 3 पीस सूट कहीं और जाके पहन के इम्प्रेस किया करो, ये जाने दो। हमले करते हैं आप, आपको शर्म नहीं मैं आती? आपको बता रहा हूँ आपकी औकात क्या है। जो टॉपिक आज आप के सुबह प्रोग्राम से के उसकी शाम बात झूठ कीजिए। बोलते हैं। आप बात आपको तो अभी तक ये नहीं पता कि आपका मुल्क टूट चुका है। शुरू हुई है, अभी आपका मुल्क पहले टूट चुका है। अब जब तालिबान हुकूमत बनाएंगे तो फिर भाई आप रेप गाना भी हिंदुस्तानी गाना गा रहे हैं डॉक्टर याकूब साहब, आप खुद हिंदुस्तानी गाना, खान साहब, डॉक्टर खान साहब आप खुद हिंदुस्तानी गाना गा रहे हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलिए मेरे दर्शक जुड़ गए, प्रशांत गुप्ता नोएडा से। प्रशांत बताइए क्या होगा अफगानिस्तान में? नमस्कार दीपक जी। नमस्कार। अफगानिस्तान के हालातों पे मैं यही कहना चाहूंगा, जो इस समय वहाँ के हालात हैं, जिस तरीके से वहाँ नृशंस हत्याएं हो रही हैं लोगों की, महिलाओं के और बच्चों के साथ बर्बरता की जा रही है, ऐसे में मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान को तालिबान का समर्थन नहीं करना चाहिए। अगर इसके बाद भी वो तालिबान का समर्थन करता है, उसको लगता है कि वो तालिबान के कंधे पे बंदूक रख के चीन हमारे कश्मीर को हत्या लेगा, तो इसकी नापाक सोच है। ऐसा करना उसके लिए सही नहीं है। मैं पाकिस्तान को ठीक है, मैं सीधे आपके लिए, प्रशांत जी इतना ही वक्त है मेरे पास, मैं क्लोजिंग कमेंट के लिए जनरल गुरमीत सिंह के पास चलता हूं। जनरल साहब, अभी डॉक्टर खान ने गाना गाया, हिंदुस्तानी गाना गा के अपनी पार्टी का इजहार का, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मुझे बताइए पाकिस्तान की पार्टी कब खत्म होने वाली है? तो चीखें निकल गई हैं, पार्टी शुरू हुई और चीखें आपकी निकल गई फौरन। क्यों हिंदुस्तानी गाना गा रहे हैं? देखिए अभी तो पार्टी शुरू हुई है। दीपक जी एक बात पक्का है, दीपक जी जो पाकिस्तान का इतिहास रहा है वो मैं सिर्फ 4 शब्दों में बताऊंगा। जो पाकिस्तान का इतिहास रहा है, सबसे पहले हेट इंडिया, एंटी इंडिया, और दूसरा उन्होंने सिर्फ टेररिज्म और टेररिज्म की इंडस्ट्री बनाई है। तीसरा उन्होंने कश्मीर में इंटरफेरेंस करने की कोशिश की, वो खेल खत्म। अभी अफगानिस्तान के अंदर में खेल वो इंटरफेरेंस कर रहे हैं। और अगली बात यह है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री ये रही है कि 4 कॉन्जिक्यूटिव लड़ाइयों में उनकी हार हुई है, 48, 65, 71 और 99, और 2 जो ठोका है उनको अच्छा से, वो है बालाकोट एयर स्ट्राइक और उसके बाद में सर्जिकल स्ट्राइक्स। ये है पाकिस्तान का इतिहास, सबक सीखो। अभी खेल खत्म होने वाला है पाकिस्तान का। जिस प्रकार से पाकिस्तान हर एक पहलू पर फेल हुआ है, हशमत साहब ने कहा है। ठीक है, मैं यहीं पर रुकता हूं। अभी सबसे पहले बताता हूं कि हमने पूछा था कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तालिबान को मान्यता देनी चाहिए। यस कहना है भारत के सिर्फ 2% लोगों का, और नहीं कहना है 98% लोगों का। देश की बहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।